हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की विद्रोही। आप लोगों ने यदि न्यूज़ देखी होगी तो ये लाइन सुनने को मिल रहा होगा आजकल। भारत में कोरोना के इलाज की रामदेव गोली, 2 बूंद 4 गोली से हारेगा कोरोना। जो अमेरिका नहीं कर पाया वो इंडिया ने कर दिखाया। बाबा रामदेव लॉन्च्ड कोरोना मेडिसिन क्रोनिल एंड स्वसारिक। मिल गया कोरोना की दवा। क्या विवादों में फंस गई बाबा रामदेव की गोली? कोरोनिल स्वसारिक, क्योर ऑफ कोरोना और जस्ट इम्यूनिटी बूस्टर। क्या मिल गया हमें कोरोना की दवा? क्या गवर्नमेंट को पहले से पता था पतंजलि के क्लिनिकल रिसर्च के बारे में? क्या इंडिया ने फिर से साबित कर दिया कि वही विश्व गुरु है? आइए इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं। बाबा से बस थोड़ी सी गलती हो गई। अगर वह अपनी किट को सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे प्रचारित करते तो ना आयुष को दिक्कत होती और ना ही जनता को। आयुष विभाग जिन दवाओं के ट्रायल करा रहा था उसमें कोरोनिल का नाम ही नहीं था। बाबा जी ने ट्रायल के लिए क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया से परमिशन भी ले ली थी, एथिकल कमेटी भी बना ली थी, ट्रायल के स्टेप भी फॉलो किए थे, लेकिन उनके डेटा पर संदेह है। वह संदेह इसलिए क्योंकि साथ में कोई प्रतिष्ठित हार्डकोर मेडिकल संस्थान नहीं था। जो काम एम्स के साथ करना चाहिए था, CDRI के साथ करना चाहिए था, CSIR के साथ करना चाहिए था, वह निम्स के साथ कर लिया उन्होंने, जो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। उन्होंने सोचा मोदी सरकार है, मुझे कौन रोक पाएगा। बस यहीं पे वो चूक गए। अति उत्साह में वो 100% का दावा करने लगे, जो हार्वर्ड जैसी संस्थान भी इस तरह नहीं कर पाएगा। इसके लिए रैंडमाइज ट्रायल के अलावा और भी बहुत सारे ट्रायल करने पड़ते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड को बीट करना पड़ता है। इसलिए 100% का दावा ना रेमडेसिविर कर पाई, ना ही फेविपिराविर। कुल मिलाकर अभी पेच गई है। वैसे इसे लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। इसमें इस्तेमाल हो रही जड़ी बूटियां वर्षों से इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे प्रचलित है। बाबा रामदेव की दवा के बारे में आयुष मंत्रालय ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जब तक उनका डेटा आयुष मंत्रालय एवं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च प्रमाणित नहीं कर देती है, तब तक वह दवा ना तो बाजार में ला सकते हैं, ना ही उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कोरोना की दवा सहित तमाम दवाएं जो बाजार में आती है वह ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के प्रमाण पत्र के बाद ही आती हैं, जो अभी तक पतंजलि को नहीं मिला है। ना उसकी सैंपल साइज पता है, ना ही कंपोजिशन अप्रूव हुआ है। उन्होंने अपने ट्रायल भी जिस इंस्टीट्यूट के साथ किया है वह प्राइवेट संस्थान है, जिसके पास क्लिनिकल ट्रायल का प्रॉपर प्रोटोकॉल तक नहीं है, जिसकी लैब भी वायरस रिसर्च के लिए उपयुक्त नहीं है। अभी हाल ही में ग्लेनमार्क कंपनी ने इन्फ्लुएंजा में प्रयोग होने वाली दवा फेविपिराविर को लॉन्च किया है। पहले से प्रयोग हो रही रेमडेसिविर भी कारगर पाई गई थी। भारत के सर्वश्रेष्ठ औषधि संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI भी कई महीनों से लगातार इस पे काम कर रही है। उसने रूस और चीन में प्रयोग हो रही ओविफिनोविर भी ड्रग रिपर्पसिंग के जरिए तैयार की है, जिसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिला हुआ है। और क्लिनिकल ट्रायल KGMU एवं राम मनोहर लोहिया संस्थान के साथ मिलकर किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने रिसर्च पेपर भी कम्युनिकेट किए हुए हैं, जबकि पतंजलि ने अभी तक कोई भी रिसर्च पेपर अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित नहीं किया, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इनकी दवा काम कर रही है। अब भाइयों, बाबा प्रचार में तो मास्टर हैं। रेमडेसिविर आई, ग्लेनमार्क की फेविपिराविर आई, देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान CDRI ने ओविफेनाविर बनाई, लेकिन ऐसा माहौल कोई ना बना पाया। याद रहे, इन सारी दवाओं को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया हुआ है। बाबा जी ने क्या किया, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, IT सेल एवं हैशटैग का भरपूर इस्तेमाल करते हुए कुछ ही घंटों में धमाल मचा दिया। अब इन सारे मुद्दों पे मैंने सोचा थोड़ा सा रिसर्च किया जाए। मैंने अपने जितने भी हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले नॉन प्रोफेशनल्स हैं उनसे बात करी। मेरी एक जानकार जो कि एक मेडिकल रिसर्च स्कॉलर हैं और CDRI के साथ काम कर चुकी हैं, जिनका रिसर्च वर्क ही मेडिसिन डेवलपमेंट एंड डिस्कवरी के साथ में बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधियों और कई सॉल्ट्स पे काम करते हुए अश्वगंधा जैसे हर्बल्स को एक्सप्लोर करना था। अब मैं आपको बताता हूं कि एक मेडिसिन या वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च करने के लिए किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें पहला चरण होता है रिसर्च, दूसरा चरण प्री क्लिनिकल ट्रायल यानी जानवरों पे ट्रायल, तीसरा चरण जिसमें इंसानों पर ट्रायल होता है और इसके 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट, जिसमें 100 से कम लोगों पे ट्रायल होता है, सेकंड
जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों पे ट्रायल होता है। थर्ड एंड लास्ट, जिसमें हजारों लोगों पे ट्रायल होता है जो कि ह्यूमन वॉलंटियर्स पे किया जाता है। इसका चौथा चरण होता है अप्रूवल फ्रॉम ड्रग, FDA एंड एथिकल अथॉरिटीज। पांचवा चरण में जाके प्रोडक्शन होता है और छठा चरण होता है क्वालिटी कंट्रोल, जिसे हम हिंदी में गुणवत्ता नियंत्रण बोलते हैं। तो क्या इतने चरणों से गुजरते हुए बाबा रामदेव ने कोरोना जैसी महामारी से विश्व को बचाने के लिए आयुर्वेद का रामबाण दे दिया है? जी नहीं। अभी तक मिली इंफॉर्मेशन के बेस पे बाबा जी ने सिर्फ तीसरे चरण तक काम किया है। ये तो कॉमन सेंस की बात है यार। किसी भी वायरस का मेडिसिन या फिर वैक्सीन बनाने के लिए और सारे चरणों से गुजरने के लिए कम से कम 2 साल का टाइम चाहिए होता है। चलो मान भी लिया कि ये महामारी है और हमें इमरजेंसी में जल्दी दवा ढूंढनी थी, तब भी कम से कम 10 महीने लगते हैं। तो क्या बाबा जी ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ताक पे रख के जल्दबाजी में मेडिसिन लॉन्च करने की सोच ली? बाबा रामदेव बता रहे हैं कि उनकी दवा माइल्ड कोरोना केस यानी कि हल्के लक्षणों वाले मरीजों पे 100% कारगर है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, कोरोना का डेथ रेट केवल 3% है। ये डेथ रेट कैसे कैलकुलेट होता है? आप लोग स्क्रीन पे दिख रहे लिंक पे क्लिक करके मेरी इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ऐसे में 97% लोग बिना दवा के ठीक हो जा रहे हैं। दैट मीन्स अगर आप कैप्सूल के रैपर में आटे का चूरन भी मिला करके दे दोगे तब भी 97% की रिकवरी रेट आ जाएगी। अगर हल्के फुल्के लक्षणों की बात करें तो यह रिकवरी 100% तक पहुंच जाएगी। बाकी रही बात इम्यूनिटी की, तो अश्वगंधा, मुलेठी, शतावरी, तुलसी, गिलोय का काढ़ा पीजिए, ये भी 100% कारगर है। लेकिन भाइयों, रिजल्ट इसका जो भी आए, पतंजलि ने जो किया है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए गौरवपूर्ण बात है। और गवर्नमेंट के द्वारा जो सकारात्मक संदेश दिया जा रहा था आयुर्वेदा और योगा के लिए, उसको मजबूती प्रदान करता है। दूसरी तरफ जैसे ही मीडिया में ये बात फैली, वैसे ही ऑपोजिशंस, ड्रग माफियाज, महंगी महंगी दवा बेचने वाली कंपनीज एंड मे बी इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से भी एक इनविजिबल प्रेशर बनाया जा रहा है कि कैसे भी करके इस मेडिसिन को लॉन्च होने से रोका जाए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या बीइंग एन इंडियन एंड नोइंग द फैक्ट अबाउट आयुर्वेदा, हमें पतंजलि को सपोर्ट करना चाहिए या फिर इसको मार्केट में आने से पहले ही विवादों में घेर के रोक देना चाहिए? यदि कहीं कुछ मिस्टेक्स हुए भी हैं तो उसको साथ मिलकर क्लोज करो ना। यदि कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ प्रोसेस ब्रीच है, तो उसको इंटरनली डिस्कस करके क्लोज कर सकते हैं हम ना। आयुष मंत्रालय को भी सोचना चाहिए कि उसके रिजेक्शन का मीडिया में आते ही जो एक हिम्मत भरा कदम लिया गया है पतंजलि के द्वारा आयुर्वेदा के क्षेत्र में स्पेशली, वो कहीं ना कहीं पब्लिक के ऊपर एक निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो भाइयों, अब देखने वाली बात यह है कि बाबा जी की गोली सचमुच में कोरोना का क्योर साबित होता है या सिर्फ बाबा जी की बूटी बन के रह जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक नई दास्तां के साथ। थैंक यू।